1926 में हमारी मुलाकात मात्र 22 वर्ष के युवा और मेधावी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर से हुई। वैज्ञानिक दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक, वो खुद को घर से बहुत दूर पाता है और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में प्रतिष्ठित कैवेंडिश प्रयोगशाला में एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक पैट्रिक ब्लैकेट के मार्गदर्शन में अध्ययन कर रहा है। प्रियजनों से इस अलगाव के कारण ओपेनहाइमर को घर की बहुत याद आती है और वो चिंतित रहता है। प्रयोगशाला का कठोर और चुनौतीपूर्ण माहौल उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है, जिससे उसके लिए इस नए जीवन के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। ब्लैकेट की मांग करने वाली प्रकृति के प्रति ओपेनहाइमर का असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वह विद्रोह के कार्य या शायद एक मुकाबला तंत्र पर विचार करने के लिए प्रेरित हो रहा है। आवेग के एक क्षण में वह अपने प्रोफेसर के साथ एक खतरनाक शरारत करने का फैसला करता है और ब्लैकेट की मेज पर उसे अपनी दवा का स्वाद देने के इरादे से एक प्रतीत होता है कि हानिरहित लेकिन गुप्त रूप से जहरीला सेब छोड़ देता है। हालांकि भाग्य एक काला मोड़ लेता है जब ओपेनहाइमर को ये जानकर झटका और भय लगता है कि प्रयोगशाला का दौरा करने वाले एक अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोहर ने गलती से दूषित सेब लगभग खा लिया है। ये घटना ओपेनहाइमर की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है, क्योंकि उसे अपने लापरवाह कार्यों के संभावित परिणामों का एहसास होता है। हालांकि भाग्य एक काला मोड़ लेता है, क्योंकि ओपेनहाइमर को ये जानकर झटका और भय लगता है कि प्रयोगशाला का दौरा करने वाले एक अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक नील्स बोहर ने गलती से दूषित सेब लगभग खा लिया है। ये घटना ओपेनहाइमर की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है, क्योंकि उसे अपने लापरवाह कार्यों के संभावित परिणामों का एहसास होता है। बोर की सलाह पर कार्य करते हुए ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज छोड़कर जर्मनी के प्रतिष्ठित गोटिंगेन विश्वविद्यालय के लिए चले गए और खुद को यूरोप में सैद्धांतिक भौतिकी के केंद्र में डुबो दिया। वर्नर हाइजेनबर्ग और एनरिको फर्मी जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में ओपेनहाइमर को वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान और मान्यता प्राप्त हुई। अपने जुनून के रूप में क्वांटम भौतिकी के साथ वो अमेरिका लौट आए, बर्कले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, जहां उन्होंने जोश हार्टनेट द्वारा अभिनीत अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ ओपीज बॉयज नामक एक क्लास बनाकर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ओपेनहाइमर के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आता है, क्योंकि राजनीति उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जुड़ने लगती है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी प्रभाव के बढ़ने से राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी और एक यहूदी व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान के छिपे हुए पहलू सामने आए। बर्कले में मनोविज्ञान के छात्र और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जीन का जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि और हिटलर और नाजियों के खिलाफ लड़ाई के साथ उस समय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ना असामान्य नहीं था। पार्टी ने उचित वेतन, शरणार्थियों की सहायता और फांसीवाद के खिलाफ खड़े होने की वकालत की, जिसका ओपेनहाइमर ने भी समर्थन किया, यहाँ तक कि स्पेनिश युद्ध प्रयासों में धन का योगदान भी दिया। जीन ने ओपेनहाइमर को कम्युनिस्ट उद्देश्य से परिचित कराया और वो स्वेच्छा से उनके आदर्शों को अपनाता है, हालांकि पूर्ण सदस्य नहीं बन पाता है। जीन के प्रति ओपेनहाइमर का प्यार व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से उसके रिश्तों को जटिल बना देता है। शेविलियर के साथ उसकी दोस्ती और जीन के साथ उसकी रोमांटिक भागीदारी उसके बाद के परीक्षण के दौरान बड़ी बाधा बन गई। इसके अतिरिक्त उनके भाई फ्रैंक की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबद्धता अमेरिकी सरकार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और अधिक ईंधन देती है। साम्यवादी विचारों का प्रभाव ओपेनहाइमर की कक्षा में फैल गया है। अर्नेस्ट लॉरेंस ने वामपंथी राजनीतिक विचारों को वैज्ञानिक चर्चाओं में लाने के लिए उनकी आलोचना की है। कम्युनिस्टों के साथ उनके बढ़ते संबंधों के बावजूद ओपेनहाइमर का दृष्टिकोण उनके कार्यों को अधिक उदारवादी के रूप में चित्रित करता है और अंततः वो जीन से अलग हो जाते हैं। इन उतार चढ़ाव भरे रिश्तों के बीच ओपेनहाइमर की मुलाकात एमिली ब्लंट की किटी से होती है, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी भी छोड़ दी थी। ये स्पष्ट हो जाता है कि किट्टी ही वो महिला है जिसका उसके साथ होना तय है और दोनों अमेरिका और न्यू मैक्सिको दोनों में एक साथ समय बिताने के बाद शादी कर लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि मैनहट्टन परियोजना नाजियों द्वारा अपने न्यूक्लियर बम को पूरा करने के आसन खतरे के जवाब में बनाई गई है। अकेले सिद्धांत अब पर्याप्त नहीं है और यह परियोजना ओपेनहाइमर के जीवन और इतिहास के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। जे रॉबर्ट से अपनी शादी के बंधन में किटी खुद को अपने घर की दीवारों के भीतर कैद पाती है और घरेलू जीवन की घुटन भरी उम्मीदों से जूझती है। वो अपने पति की प्रतिभा की प्रशंसा करती है, फिर भी उसे डर है कि इसका उनके परिवार के सौहार्द पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। ओपेनहाइमर को एहसास हुआ कि अकेले सिद्धांत पर्याप्त नहीं होगा और उसे युद्ध के प्रयास में शामिल होना होगा। जैसे ही ब्लैक होल्स पर उनका अभूतपूर्व काम प्रकाशित हुआ, हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण की छाया पड़ गई, जो स्थिति की तात्कालिकता को उजागर करता है। एक वैज्ञानिक सफलता से न्यूक्लियर विखंडन की क्षमता का पता चलता है, जिससे यह आशंका पैदा हो गई है कि नाजी इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और न्यूक्लियर बम विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान परिषद के न्यूक्लियर विकास परियोजना के प्रमुख लेस्ली ग्रोव्स ओपेनहाइमर की क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें मैनहट्टन परियोजना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त करते हैं।
ओपेनहाइमर के कट्टरपंथी संबंधों के बारे में प्रारंभिक सरकारी आपत्तियों के बावजूद ग्रोव्स अपनी भागीदारी के लिए जोर देते हैं और ओपेनहाइमर बम को डिजाइन करने का कार्यभार संभालते हैं। वे परियोजना के स्थान के रूप में लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको में एक पृथक मेसा का चयन करते हैं, जहां ओपेनहाइमर के छात्रों सहित प्रमुख भौतिक विज्ञानी नाजियों से पहले न्यूक्लियर बम बनाने के सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ओपेनहाइमर पर भारी बोझ है क्योंकि वह अपने सामने मौजूद अपार चुनौती का सामना कर रहा है। सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने के नैतिक निहितार्थों का असर उसकी अंतरात्मा पर पड़ा। सांत्वना और मार्गदर्शन पाने के लिए वह अपने करीबी दोस्त और साथी वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन पर भरोसा करते हैं। साथ में वे दुनिया पर इतनी शक्तिशाली ताकत को तैनात करने के दूरगामी परिणामों पर विचार करते हैं। जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ती है, ओपेनहाइमर की नैतिक दुविधा और भी अधिक गहरी होती जाती है और एक और अधिक चुनौतीपूर्ण दुविधा पेश करती है जो समय के साथ दूर होने से इनकार करती है। मैनहट्टन परियोजना के दौरान ओपेनहाइमर के नेतृत्व की परीक्षा हुई। जबकि सेना के लिए गोपनीयता सर्वोपरि है, ओपेनहाइमर का मानना है कि प्रभावी वैज्ञानिक कार्य के लिए कुछ हद तक खुलापन आवश्यक है। इससे अत्यधिक सुरक्षा उपायों और निगरानी से तनाव पैदा होता है, जिससे वैज्ञानिकों की शिकायतें आती हैं। चुनौतियों के बावजूद ओपेनहाइमर परियोजना की प्रगति सुनिश्चित करते हुए सेना और वैज्ञानिक समुदाय के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। हाइड्रोजन को बम सामग्री के रूप में उपयोग करने का एडवर्ड टेलर का प्रस्ताव विवाद का विषय बन गया है। ओपेनहाइमर ने अधिक नपे तुले दृष्टिकोण का तर्क देते हुए इस विचार को खारिज कर दिया। उनकी प्रेरक क्षमताएं टेलर को लॉस अलामोस छोड़ने से रोकती हैं और उन्हें समर्पित प्रयोगशाला समय देने का वादा करती हैं। वैज्ञानिकों और सैन्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए ओपेनहाइमर एक उत्पादक कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है। कई विस्फोट परीक्षणों और डिजाइन पुनरावृत्तियों के माध्यम से मैनहट्टन प्रोजेक्ट टीम वो हासिल करती है जो एक बार असंभव लगता था, न्यूक्लियर बम का निर्माण। ओपेनहाइमर का नेतृत्व और उद्देश्य के प्रति समर्पण समय के विरुद्ध इस दौड़ में महत्वपूर्ण साबित हुआ। जैसे जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिकों को एक ऐसा न्यूक्लियर बम बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसे नियंत्रित किया जा सके। वे 2 डिजाइन विकसित करते हैं, फैट मैन और लिटिल बॉय, उनके संभावित विनाशकारी परिणामों के बारे में अनिश्चितता के साथ। वातावरण को प्रज्वलित करने और पृथ्वी पर जीवन को नष्ट करने का मंडराता खतरा उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा है। परियोजना के नैतिक निहितार्थ तीव्र हो गए हैं क्योंकि जापान पर बम का उपयोग करने के बारे में चर्चाएं उठ रही हैं, खासकर हिटलर की मौत और जर्मनी के आत्मसमर्पण के बारे में जानने के बाद। ओपेनहाइमर खुलेपन को बढ़ावा देते हैं, न्यूक्लियर ऊर्जा के खतरों और हथियार तैनात करने के औचित्य पर बहस को प्रोत्साहित करते हैं। इन विचार विमर्शों के बीच ओपेनहाइमर को व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ता है जब उसका पूर्व प्रेमी जीन टेटलॉक रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है, जिससे अशांति और बढ़ जाती है। ऐतिहासिक न्यूक्लियर बम परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक ट्रिनिटी साइट पर एकत्रित होते हैं। जैसे ही उल्टी गिनती अपने चरम पर पहुंचती है, लुडविग गोरांसन का गहन स्कोर तब तक रहस्य पैदा करता है जब तक कि प्रकाश की अंधाधुंध चमक स्क्रीन पर नहीं भर जाती, जिसे बंकर के चारों ओर कई दृष्टिकोणों से देखा जाता है। ओपेनहाइमर का पाठ मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक, इस क्षण की गंभीरता को बढ़ाता है, जिसके बाद विस्मयकारी सदमे की लहर आती है। सफल परीक्षण वैज्ञानिकों के बीच राहत और उत्साह लाता है, लेकिन जैसे ही उन्हें विनाशकारी क्षमता का एहसास होता है, उनकी प्रतिक्रियाएं जल्द ही बदल जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति ट्रूमैन को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम तैनात करने का आदेश दिया। इन बम विस्फोटों के विनाशकारी परिणामों ने ओपेनहाइमर की अंतरात्मा पर भारी असर डाला, जिससे वो न्यूक्लियर बम के जनक के रूप में सुर्खियों में आ गए। इन विनाशकारी घटनाओं के बाद दुनिया अत्यधिक प्रभाव से जूझ रही है, जिससे ओपेनहाइमर वैज्ञानिक उपलब्धि और नैतिक दुविधा दोनों का प्रतीक बन गया है। बमों से हुई अपार पीड़ा से आहत होकर ओपेनहाइमर ने व्यक्तिगत रूप से ट्रूमैन से और भी अधिक शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियारों के विकास में संयम बरतने का आग्रह किया। हालांकि नेतृत्व और राजनीतिक दबाव के बोझ से दबे ट्रूमैन ओपेनहाइमर की भावुक दलीलों को पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष करते हैं। आगे न्यूक्लियर उन्नति, विशेष रूप से हाइड्रोजन बम के खिलाफ अपनी वकालत के बावजूद ओपेनहाइमर खुद को न्यूक्लियर हथियार के उत्साही समर्थक एडवर्ड टेलर के साथ संघर्ष में पाता है। जापान में बमबारी के बाद न्यूक्लियर हथियारों की धारणा में बदलाव आया है। जबकि अमेरिका का अधिकांश हिस्सा जापान में उनके उपयोग का समर्थन करता है, ओपेनहाइमर और लॉस अलामोस के कुछ वैज्ञानिक न्यूक्लियर दुनिया के परिणामों से डरने लगे हैं। ओपेनहाइमर के विजय भाषण के दौरान फिल्म उनके आंतरिक संघर्ष पर प्रकाश डालती है।
वो टीम के प्रयासों को बधाई देता है, लेकिन अपने मन में वो बम के भयानक परिणामों की कल्पना करता है, जिसमें बच्चों और लोगों को जलाना भी शामिल है। ये शक्तिशाली दृश्य इन हथियारों द्वारा फैलाई जा सकने वाली भयावहता को दर्शाता है और आगे के न्यूक्लियर विकास, विशेष रूप से हाइड्रोजन बम और बढ़ती हथियारों की दौड़ पर ओपेनहाइमर के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हम न्यूक्लियर हथियारों को पेश करने के लिए ओपेनहाइमर की जिम्मेदारी की भावना और उनके भविष्य के उपयोग को प्रभावित करने के उनके दृढ़ संकल्प को देखते हैं। सामान्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अमेरिका से हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए सोवियत संघ के साथ मैनहट्टन परियोजना के बारे में जानकारी साझा करने का आग्रह किया। हालांकि सरकार ने उनकी याचिका खारिज कर दी और अधिक नियंत्रण पर जोर दिया। राष्ट्रपति ट्रूमैन के साथ एक शक्तिशाली दृश्य में ओपेनहाइमर अपने आंतरिक उथल पुथल को प्रकट करता है, अपराध बोध और अपने हाथों पर खून का बोझ महसूस करता है। ट्रूमैन उपेक्षापूर्वक उन्हें क्राई बेबी वैज्ञानिक कहते हैं। जहरीले राजनीतिक माहौल के बीच बम के विकास को रोकने के ओपेनहाइमर के प्रयास लड़खड़ा गए, खासकर जब एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम पर काम करना जारी रखा। ओपेनहाइमर के खिलाफ लुईस स्ट्रॉस का प्रतिशोध हाइड्रोजन बम पर उनके रुख के बजाय उनके कम्युनिस्ट कनेक्शन के आसपास परीक्षण केंद्र के रूप में स्पष्ट हो जाता है। बचाव में किट्टी जैसे व्यक्ति शामिल हैं, जो वास्तव में उसे समझते हैं, जबकि टेलर उसके खिलाफ गवाही देता है, जो हाइड्रोजन बम के लिए ओपेनहाइमर के विरोध से नाराज है। जैसे ही ओपेनहाइमर का सेलिब्रिटी वैज्ञानिक व्यक्तित्व ढह गया, अमेरिकी सरकार ने उसे बदनाम करने और नष्ट करने का अवसर जब्त कर लिया। अभियोजन पक्ष ने 1940 के दशक की एक घटना पर ध्यान केंद्रित करते हुए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के खिलाफ सबूत तैयार किए, जब उनके दोस्त शेवेलियर ने उनसे सोवियत संघ के साथ बम परियोजना के बारे में जानकारी साझा करने की कोशिश की थी। हालांकि ओपेनहाइमर ने उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त की रक्षा करते हुए सरकार के सामने घटना या शेवेलियर की भागीदारी का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। कम्युनिस्ट सदस्यों के साथ अन्य संबंधों और जीन टेटलॉक के साथ उनके संबंध के साथ मिलकर ये गंभीर सबूत बन गया। मुकदमा ओपेनहाइमर और किटी पर भारी पड़ता है। अभियोजन पक्ष उनके जीवन के हर पहलू की जांच करता है। उनके बचाव में कई लोगों के बोलने के बावजूद सुरक्षा बोर्ड ने खराब निर्णय का आरोप लगाते हुए उनकी मंजूरी बनाए रखने के खिलाफ वोट दिया। ओपेनहाइमर निर्वासन में चला जाता है, लेकिन अंततः मैक्कार्थीवाद कम हो जाता है और अमेरिका उसे न्यूक्लियर अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए एनरिको फर्मी पुरस्कार से सम्मानित करता है। फिल्म अमेरिकी वाणिज्य सचिव के रूप में ओपेनहाइमर की नियुक्ति पर केंद्रित एक अन्य सुनवाई पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें लुईस स्ट्रॉस के पिछले अपमान और पागलपन से उत्पन्न प्रतिशोध का खुलासा किया गया है। समय बीतने और देश की प्रगति के बावजूद ओपेनहाइमर की अंतरात्मा अतीत के घावों के बोझ से दबी हुई है। इस अवधि के दौरान एक रहस्य उद्घाटन से आइंस्टीन के साथ उनकी पिछली चर्चाओं में गहरी अंतर्दृष्टि का पता चलता है, जो न्यूक्लियर हथियारों के गहन और अस्तित्व संबंधी निहितार्थों को उजागर करता है। अब ओपेनहाइमर ट्रिनिटी परीक्षण के दूरगामी नतीजों से जूझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या उनके वैज्ञानिक प्रयासों ने अनजाने में घटनाओं का एक खतरनाक अनुक्रम स्थापित कर दिया है, जो संभावित रूप से विनाशकारी न्यूक्लियर विनाश का कारण बन सकता है। जबकि दुनिया वर्तमान में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करती है, आइंस्टीन ने चेतावनी दी है कि अंततः वही दुनिया उनसे दूर हो सकती है। यह आने वाली चुनौतियों का पूर्वाभास देने का काम करता है। उनकी बातचीत न्यूक्लियर बम और उसके संभावित विनाशकारी प्रभावों पर केंद्रित हो जाती है। ओपेनहाइमर ने बम द्वारा श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करने की संभावना के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में आग लग जाएगी। बम की अपार विनाशकारी शक्ति का भार ओपेनहाइमर की अंतरात्मा पर भारी पड़ा। न्यूक्लियर साइलो का एक संक्षिप्त दृश्य दुनिया के न्यूक्लियर शस्त्रागार की गंभीर वास्तविकता पर प्रकाश डालता है। इसके बाद फिल्म ओपेनहाइमर द्वारा एक शांत तालाब को देखने के साथ कुशलतापूर्वक समाप्त होती है, जिसमें न्यूक्लियर युद्ध में नष्ट हो रही पृथ्वी की डरावनी छवि सामने आती है। विस्फोट पूरे ग्रह पर फैल गए, जिससे दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये सर्वनाशकारी दृष्टि न्यूक्लियर हथियारों से मानवता को होने वाले संभावित विनाश की स्पष्ट याद दिलाती है।